नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई। संघर्षों की बुनियाद पर कामयाबियों की बुलंद इमारत कैसे तैयार होती है, भारतीय जनता पार्टी इसकी मिसाल है, जिसका हर कदम कामयाबियों को चूमता है, हर निशाना अचूक होता है, जिसकी सियासी सूझबूझ का किला अभेद्य है। आज हिंदुस्तान की राजनीति में इस पार्टी का कद और ओहदा इतना बड़ा और बुलंद हो गया है, उसे अपराजय कहा जाने लगा है। एक पार्टी जहां 1 और 1 11 हो जाते हैं, फिर 11 लोग मिलकर 41 साल पहले एक सफर की शुरुआत करते हैं। वो राजनीतिक सफर आज उस मुकाम पर पहुंच गया है। 11 लोगों की खड़ी की गई पार्टी न सिर्फ केंद्र में बल्कि देश के 17 राज्यों में अपनी सरकार चला रही है, जिसका विजय रथ बगैर किसी रोक टोक के बढ़ता ही जा रहा है। आज हम उसी भारतीय जनता पार्टी का एमआरआई स्कैन करेंगे, जो लोकसभा में कभी 2 पर थी, आज 303 सांसद हैं, जिसके पास 1000 से ज्यादा विधायक और 13 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता है। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ बनाया। जब 1952 में पहली बार लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, उस दौर में कांग्रेस के खिलाफ सोशलिस्ट पार्टियां भी लड़ रही थी और कम्युनिस्ट भी थे। उनके बीच एक दल था भारतीय जनसंघ, जिसे चुनावी गणित में खास नोटिस नहीं लिया गया। इस चुनाव में जनसंघ को केवल 3 सीटें मिली। इसके बाद जनसंघ का संघर्ष चलता रहा, लेकिन उसी जनसंघ के गर्भ से निकली बीजेपी ने आज हिंदुस्तान में सभी दलों की राजनीतिक चौहद्दी को समेट दिया है। ये कहानी एक पुकार की है, एक यलगार की है। ये कहानी है हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी की। ये कहानी है बीजेपी के बनने और राजनीतिक क्षितिज की ओर बढ़ने की। एक सपना जो 4 दशक में किसी राजनीतिक दल के लिए सबसे खूबसूरत सच्चाई बन गया। 1980 में 6 अप्रैल को बनी बीजेपी आज देश की सत्ताधारी पार्टी ही नहीं बल्कि इसके खिले हुए कमल में 13 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता का जज्बा समाया है। आज देश की सबसे बड़ी पार्टी, देश पर राज करने वाली पार्टी बनकर उभरी बीजेपी का जन्म 41 साल पहले मुंबई में समुद्र किनारे हुआ। जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनसंघ के नेताओं ने 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में भारतीय जनता पार्टी बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी को इसका पहला अध्यक्ष। उस उमस भरी शाम को ही अटल बिहारी वाजपेयी ने कमल के खिलने की भविष्यवाणी अपनी ओजस्वी वाणी में कर दी थी। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उस वक्त बीजेपी के पास जनता पार्टी की सरकार का अनुभव था और पुराने जनसंघ के कार्यकर्ताओं का समर्थन था। पीठ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ। फिर भी बीजेपी ने जनसंघ के पुराने तेवरों को छोड़ते हुए गांधीवादी समाजवाद का रास्ता चुना। लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ऐसी दुर्गति हुई कि वह महज 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। तब कांग्रेस ने उनका खूब मजाक भी उड़ाया था। इस चुनाव में 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी में एक चंदू पाटिया थे, जिन्होंने नरसिम्हा राव को मात दी थी। वहीं गुजरात के मेहसाना से AK पटेल की जीत मिली थी। 1984 की हार ने बीजेपी को रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। आखिर वाजपेयी तक हार गए थे। थोड़े कट्टर छवि के माने जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के नए अध्यक्ष बन गए। अब बीजेपी में नेतृत्व आडवाणी का था और नियंत्रण संघ का। 1987 में आडवाणी, वाजपेयी और आरएसएस के तत्कालीन सरसंघचालक बाला साहेब देवरस के बीच हुई मीटिंग में सवाल उठा कि बीजेपी कैसे कांग्रेस से आगे निकल पाएगी। देवरस ने कहा, राम मंदिर के रास्ते। आडवाणी ने लाइन पकड़ ली। तो कहेंगे ये राम का वाण है जो सोमनाथ से चला है और अयोध्या तक पहुंचे बिना इसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। राजीव सरकार भ्रष्टाचार, शाहबानो केस और अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाकर घिर चुकी थी। बीजेपी एक तरफ संयुक्त विपक्ष का हिस्सा बनी तो दूसरी तरफ संघ के प्रखर हिंदुत्व का प्रतीक बनी विश्व हिंदू परिषद। बीजेपी को इसका फायदा मिला जब 1989 के चुनाव में जनता दल से हाथ मिलाकर उसने 86 सीटें जीत ली। हिमाचल के पालमपुर में 1988 में अयोध्या आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया और फिर सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा के कार्यक्रम से मिली लोकप्रियता ने आडवाणी को संघ और पार्टी की नजर में अलग पहचान दी। 1991 का चुनाव बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ा। उसने 120 सीटें जीत ली। इस साल बीजेपी देश की नंबर 2 पार्टी बन गई। बीजेपी को लग गया कि सत्ता की संजीवनी चाहिए तो राम नाम से राष्ट्रवाद पर जाना होगा। इसी दौर में बीजेपी में मुरली मनोहर जोशी अध्यक्ष बन गए।
दिसंबर 1991 में उनकी तिरंगा यात्रा निकली, जिसका मकसद 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना था। साल 1993 में आडवाणी एक बार फिर बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं। आडवाणी को यह अंदाजा था कि पार्टी को नंबर 2 से नंबर 1 बनाने और इससे भी आगे प्रधानमंत्री देने के लिए कोई उदार छवि वाला चेहरा चाहिए। 1995 में वाजपेयी जी से बगैर पूछे ही उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया और उनके इस ऐलान के बाद सब के सब हैरान रह गए। अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही। इसी दौर में भारतीय जनता पार्टी में पितृपुरुष कहे जाने वाले कुशाभाऊ ठाकरे की बीजेपी के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी होती है। 2000 में आंध्र प्रदेश से आने वाले बंगारू लक्ष्मण बीजेपी के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण तहलका कांड में फंसते हैं, जिसके बाद न सिर्फ उनकी कुर्सी गई बल्कि पार्टी की छवि पर भी सवाल उठा। जेना कृष्णमूर्ति के बाद बीजेपी की कमान 2002 में वेंकैया नायडू को सौंपी गई। साल 2004 में इंडिया सैनी की बुरी तरह फेल होने के बाद एक बार फिर से बीजेपी की कमान लाल कृष्ण आडवाणी के हाथों में आ जाती है, लेकिन आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी को 2009 के चुनाव में भी शिकस्त ही मिलती है। इस दौरान बीजेपी ने राजनाथ सिंह से लेकर नितिन गडकरी तक अपने अध्यक्ष बदलते रहे। 2004 में सत्ता से बाहर भाजपा ने 2013 में अटल आडवाणी के दौर के बाद नए नेता के रूप में अपना चेहरा बनाया था। उस दौर में यह शायद पहला मौका था जब भाजपा के किसी अध्यक्ष ने अपनी टीम के गठन में इतने बड़े स्तर पर बदलाव किए थे, जिनमें 12 में से 10 उपाध्यक्ष और सभी महासचिव नए थे। 6 साल पहले संसदीय बोर्ड से हटाए गए नरेंद्र मोदी को फिर बोर्ड में शामिल कर भाजपा ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए थे, जिसके बाद मोदी को सेंट्रल इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। वो एकमात्र ऐसे पदासीन मुख्यमंत्री थे जिन्हें संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया था। याद कीजिए 2014 की मोदी की यात्राएं और सभाएं। भ्रष्टाचार के आरोपों से धूमिल मनमोहन के मंत्रिमंडल के मुकाबले उन्होंने राजनीति में आंदोलन का चिराग रख दिया। गुजरात की चौहद्दी से निकले मोदी ने 2014 के चुनाव में उतरते ही एक इतनी बड़ी लकीर खींच दी थी जिसके सामने सब के सब अपने आप छोटे हो गए थे। बीजेपी तो पहले भी जीत चुकी थी, लेकिन ऐसी जीत पहले कभी नहीं मिली। 182 की चौखट पर हाँफने वाली बीजेपी अपने बूते बहुमत के आंकड़े को पार किया। एक चाय वाले ने भारतीय राजनीति के प्याले में तूफान ला दिया। 10 दिशाओं से आने वाली जीत मोदी की इस शख्सियत के सामने झुकती चली गई। वो आए तो सबने कहा आने दो, देख लेंगे। उसने देखा तो सबने कहा देखने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने जीत लिया तो सबने कहा भारतीय लोकतंत्र का इतिहास नेपोलियन हिटलर को देख रहा है। लेकिन इस सब बातों से बेपरवाह उसने वो पुरानी कहावत को 16 आने सच साबित करके दिखाया कि वो आया, उसने देखा और जीत लिया। 16वीं लोकसभा अपनी 16 कलाओं के साथ तो शख्स पर कुर्बान हो गई और पार्टी की कमान बीजेपी की जीत के सूत्रधार अमित शाह को दी गई। 17वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी ने खुद को प्रधानमंत्री और निरंतर प्रधानमंत्री के दोराहे पर मूर्धन्य की तरह स्थापित किया। वहीं राम से आगे बढ़ चुकी बीजेपी आज जेपी नड्डा के नेतृत्व में विकास के अखाड़े में सारे विरोधियों को धूल चटा चुकी है। एक के बाद एक चुनावी नतीजों ने सिद्ध कर दिया कि जनता बीजेपी पर उठे हर सवाल को खारिज कर चुकी है। इतना ही नहीं, उन्हें हर सवाल का जवाब मान चुकी है। वर्तमान दौर में बीजेपी के करिश्मे ने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को इतिहास की राजनीति का डब्बा बना दिया और गुजरती हुई सत्ता और आती हुई सत्ता के संधि स्थल पर खुद को सियासी सफलता का साम्राज्य। तो आज हमने देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का पूरा विश्लेषण किया। आज के लिए दें इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।